नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम मोदी के संवाद कार्यक्रम में खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल रही। विश्व महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन तमाम जगहों पर महिलाओं के हक, उनकी खुशी, उनके त्याग और जज्बे को सलाम किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सप्ताह भर चलने वाला समारोह नई दिल्ली में 1 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। इस समारोह का समापन नारी शक्ति पुरस्कार वितरण से होगा। ये पुरस्कार वर्ष 2020 और 2021 के लिए है, जिसे एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2020 का पुरस्कार समारोह कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2021 में आयोजित नहीं हो पाया था। रूस और यूक्रेन संकट के बीच कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बातचीत की है। यूक्रेन संकट पर ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच दूसरी बातचीत है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट तक लंबी बातचीत की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग का आश्वासन दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बात की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच लगभग 11:30 बजे 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। बता दें कि भारत की चिंता यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कीव, सुमी, खार्किव और मारियुपोल में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का सोमवार को 12वां दिन रहा। 12वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में खतरनाक हमले किए हैं। खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया है। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज तीसरी बार वार्ता करेंगे। इससे पहले हुई वार्ता में सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति बनी थी। आज होने वाली बातचीत में युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। वार्ता से पहले रूस की ओर से यूक्रेन के 4 शहरों में फिर से सीजफायर का ऐलान किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच भले ही दूसरी बार सीजफायर का ऐलान हुआ हो, लेकिन दोनों देशों की ओर से भारी तबाही मचाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को एक सप्ताह के अंदर 17,000 से ज्यादा टैंक रोधी हथियार दिए हैं। वहीं पेंटागन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में 600 से ज्यादा मिसाइली हमले किए हैं। हिमाचल सरकार के बजट को बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम गोविंद ने एक बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वो भी एक पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं और इस बजट में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। बजट को लेकर राम गोविंद ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना 5वां बजट जो पेश किया है, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जहां विपक्ष इसे दिशाहीन और खोखला बता रहा है और आंकड़ों का मायाजाल बता रहा है, वहीं जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके सदस्य इसको जनता से जुड़ा, आम जन से जुड़ा और लोगों से, निम्न व मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाला बजट बता रहे हैं। इस विषय पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व अर्की से पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा। सर, आपका स्वागत है। सर, जो ये कल बजट पेश किया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसा आपको ये लगता है बजट? ये बजट लोगों के हितों का बजट है। ये बजट कर्मचारी हित का है। और इस बजट में पहली दफ़ा मैंने देखा कि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन जो निम्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए 80 से 70 साल पेंशन को बढ़ाने का काम किया था। आज चुनाव के समय नज़दीक आते हुए, चुनाव को देखते हुए नहीं, लेकिन नज़दीक आते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70 से 60 साल पेंशन देने का ऐलान किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा एक पुण्य का काम। दूसरा,
कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारियों ने मांगा वो देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने किया और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। जो जो मांगा उसको मुख्यमंत्री देते रहे। आपके जितने भी निम्न स्तर के व्यक्ति, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो सिलाई के कार्यकर्ता हो, चाहे वो पंचायत चौकीदार हो, चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हो, हर वर्ग की चिंता की, हर वर्ग के पैसा बढ़ाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारे काउंसलर है, उनके जो मेयर है, उप महापौर है, उनके लिए भी मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया। पंचायत जिला परिषद सदस्य, पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, हर एक वर्ग को टच करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने किया और बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जहाँ देश के अंदर 2014 से पहले पूरे वर्ल्ड में हम लोग बदनाम होकर दिए थे कि भारतवर्ष को भ्रष्टाचार देश है। आज देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उससे हमारी छवि पूरे वर्ल्ड में एक हमारा नाम ऊपर गया है। मैं उसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बजट को जो घोषणा की वो बहुत ऐतिहासिक घोषणा है। उसमें केवल मात्र कर्मचारियों का नहीं, आम जो गरीब जनता है, जो बिजली का उन्होंने 60 यूनिट जो मुफ्त में किया, उसके बाद 125 यूनिट ₹1 के हिसाब से किया, वो भी एक बहुत बड़ा काम। ऐसे ही बागवानों के लिए, गरीब लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बजट आज तक कभी पेश नहीं हुआ। और कर्मचारियों के भी मैं समझता हूं कि 1970 के बाद 70 में परमार जी के समय में 68 का स्कीम मिला था, लेकिन उसके बाद जितने भी स्केल कर्मचारियों को मिले, ये आदरणीय शांता कुमार जी ने 73 में दिया था, उसके बाद 90 में आदरणीय शांता कुमार जी ने दिया, फिर आदरणीय धूमल जी ने उसके बाद जो 98 का स्केल था वो 96 का स्केल दिया। उसके बाद जो 6 का स्केल था वो धूमल जी ने जो 7 से 12 तक सरकार थी उसमें दिया। और आज फिर जो कर्मचारियों का स्केल आया, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने आते ही अक्षरशः जो पंजाब ने घोषणा की उसको पूरा करने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को हम सबको उसकी बजट को सराहने का प्रयास करना चाहिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो ये आपने जो अपना मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये आपने बताया कि निम्न और मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, हर वर्ग को छुआ है, तो वो ये कह रहा है कि ऐसे तो तनख्वाहें वैसे भी जो पे कमीशन लागू होना था थोड़ी थोड़ी बढ़ जानी थी, तो इसमें क्या नया किया है? जो विकास की बड़ी योजना है उनको नहीं इस बजट में छुआ है, और जो कर्ज जो आने वाले समय में जो भाजपा सरकार लेने वाली है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैं कर्मचारी क्षेत्र में खुद रहा हूँ। छोटे छोटे कर्मचारियों को मसलों के लिए कर्मचारियों को हड़तालें करनी पड़ती थी। 1980 में हम लोग डिसमिस कर दिए थे, बहुत से कर्मचारियों को जेलों में डाला गया था। कांग्रेस सरकार जब जब रही, कांग्रेस ने कर्मचारी को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया, लेकिन पहला मुख्यमंत्री है जो कर्मचारियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो नई चीज, आपका आंगनबाड़ी का पंजाब से क्या संबंध होगा? आपका आशा वर्कर का पंजाब से क्या संबंध होगा? आपके आउटसोर्स कर्मचारियों का पंजाब से क्या संबंध होगा? हर वर्ग की अगर चिंता की तो जयराम सरकार ने की और माननीय मुख्यमंत्री ने की। मैं इनकी बहुत भरपूर प्रशंसा करता हूं। ओपीएस पे कर्मचारी आंदोलन करके गए हैं, पुलिस वाले पे स्केल पे उनका कुछ वो चल रहा है, इसके अलावा आउटसोर्स पे पॉलिसी की मांग कर रहे थे। इन सब वर्गों को नहीं छुआ गया है, तो इसमें लगता है कि कुछ नाराज़गी भाजपा सरकार को झेलनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि कर्मचारी हमारे भाई है, चाहे ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वो पुलिस का मुद्दा हो या आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा हो। हमारी सरकार इसमें बहुत चिंता कर रही है, विचार कर रही है, और मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश के अंदर है वो ओपीएस की भी चिंता करेगी, आउटसोर्स की भी चिंता करेगी और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की भी चिंता करेगी। ऐसे मुझे पूरी आशा है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। कार्नी के प्रदेश सदस्य और पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा।
नगर निगम धर्मशाला के तहत मनरेगा में दिहाड़ी लगाने वाली सैकड़ों महिलाओं ने अपने बकाया वेतन को लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सभी महिलाओं ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर तले रोष रैली भी निकाली और निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। महिलाओं ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से उन्हें वेतन के नाम पर गुमराह किया गया है। इस मौके पर इंटक के प्रदेश महामंत्री सीताराम सैनी ने कहा कि रोजगार के नाम पर प्रदेश की भाजपा सरकार मजदूरों के साथ धोखा कर रही है। रोजगार गारंटी के नाम पर मजदूरों को अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाएं कागजों तक ही सीमित हैं। ऐसे है कि हमारे सिर्फ इन मजदूरों की 2 मांगें हैं। पहली मांग थी कि सरकार ने गारंटी रोजगार योजना दी हुई है और उसमें 120 दिन साल के देना बहुत अनिवार्य है। अगर ना दिए जाए तो बेरोजगारी भत्ता सरकार कहती है देंगे। हमें दूसरी मांग हमारी ये थी कि इनको 20-25 दिन जो 8 महीने पहले इन्होंने काम किया था उसका जो पैसा था वो भी आज तक नहीं दिया गया सरकार द्वारा। आप सभी को पता है कि देखिए कोरोना लगा हुआ था, आज गांव में क्या हालात है, महंगाई कितनी है। इन लेडीज़ को महंगाई में जो आज सिलेंडर है, तेल है, हर चीज़ आग लगी और वो पिछला पैसा ना दिया जाए और जो सरकार ने खुद कहा कि हम 120 दिन देंगे, तो हमने जनवरी महीने में एक पत्र लिखा था अपने नगर परिषद को, अपने कमिश्नर को लिखा था कि जो 100 दिन आपने नहीं दिया है तो 31 मार्च तक जो है हमारे दिन। हिमाचल के नालागढ़ में पशुपालन आयोग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में बेसहारा गौवंश के लिए भी 500 रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 700 रुपए करके गौवंश के लिए एक अच्छी पहल शुरू की है, क्योंकि गौशाला में धनराशि की कमी के चलते कई मूलभूत सुविधाओं से गौवंश वंचित रह जाता है, लेकिन यकीनन ये राशि सहयोग देगी। इसी दौरान बैठक में धर्मशाला में बेसहारा पशुओं पर अशोक शर्मा ने बताया कि ज्वाली के जबल स्थान पर गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो धर्मशाला के बेसहारा पशु होंगे उनके लिए यह एक बेहतर पहल होगी। जैसे डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने बताया कि 450 के करीब गौवंश दोबारा फिर सड़कों पे बेसहारा घूम रहा है, तो उसको कैसे दोबारा गौशालाओं में पहुंचाया जाए। एक बार ये गौवंश सारा गौशालाओं में चला गया था, लेकिन दोनों तरफ बॉर्डर एरिया है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, तो दोनों तरफ से गौवंश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ से अंदर आ जाता है। कुछ थोड़े बहुत बीच में हमारे लोग भी छोड़ देते हैं, तो उसको दोबारा गौवंश को दोबारा सड़कों पे नहीं रहने देना है, गौशालाओं में पहुंचाना है, उसके लिए मीटिंग थी। और दूसरा थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार ने जो 500 रुपया हमें गौवंश को मिलता था वो अब 700 रुपया कर दिया है, तो उसके लिए हम सरकार के बहुत धन्यवादी हैं, बहुत आभारी हैं सब गौशालाओं की तरफ से। ये हम धन्यवाद करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, सरकार का, कि जिन्होंने ये इतना बड़ा फैसला बजट में लिया है। ये 500 रुपये से 700 रुपया कर देना, मेरा ख्याल हिमाचल पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा गौशालाओं के लिए योगदान दे रही है, और सरकार इतना कुछ सोच रही है। सर, आप कहाँ विजिट करते हैं हिमाचल में? हिमाचल तकरीबन सारा हिमाचल जाना ही पड़ता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अपने देश में तेंदुए की अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। कुछ तेंदुए जंगल में देखे जाते हैं तो कुछ पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए होते हैं। हालांकि कई बार ये तेंदुए जंगल या पहाड़ी इलाके में पूरी तरह फंस जाते हैं। जानवरों की मदद के लिए आईटीबीपी या वन विभाग के अधिकारी मौजूद होते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिम तेंदुआ दिखाई दिया। यह तेंदुआ बर्फीले पहाड़ के किनारे घूमते हुए नजर आया। आईटीबीपी के एक जवान ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में एक हिम तेंदुआ देखा गया।
करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद तेंदुआ चट्टानी इलाके में रेंगता हुआ नजर आया। आसपास बर्फ गिरी हुई थी। दिल्ली में पंजाब लोक कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करने से इनकार कर दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी, पीएलसी और अकाली दल संयुक्त गठबंधन की स्थिति पर कैप्टन ने कहा कि मैं पंडित नहीं हूं, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर सके। मेरी पार्टी ने अच्छा किया है, बीजेपी ने अच्छा किया है, देखते हैं क्या होता है। वहीं गृह मंत्री से अपनी मुलाकात के बारे में कैप्टन ने कहा कि यह पंजाब पर आम चर्चा थी, चुनाव पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए नहीं हैं। मैंने गृह मंत्री के साथ सामान्य चर्चा की थी, परिणाम आने के बाद विस्तृत चर्चा होगी। देखिए, अभी इलेक्शंस हुई हैं, अभी तो रिजल्ट नहीं आए, पर हमने जस्ट जनरल बातें की पंजाब के बारे में होम मिनिस्टर साहब से। डिटेल बातें करेंगे जब एक बार रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं, ये नहीं की थी, लेकिन मैं चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को ऑन BBMB एंड ऑल्सो ऑन चंडीगढ़। चंडीगढ़ की साड़ी अंडरस्टैंडिंग सी जो 1966 डिवीजन हुई है कि 60% विल बी फ्रॉम पंजाब एंड 40% फ्रॉम हरियाणा। सिमिलरली जो वहाँ दोनों चीफ इंजीनियर्स थे हमारे, एक वाज फ्रॉम पंजाब एंड वन फ्रॉम हरियाणा, अब और जगह से भेज रहे हैं। तो आई हैड रिटन अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। सर, एक ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? लुक, दे आर इश्यूज विच आई हैव डिस्कस्ड। नाउ मैं आपके साथ नहीं अब सारी बातें कर सकता, लेकिन इट वाज जनरल डिस्कशन ऑन पंजाब, नॉट ऑन इलेक्शंस। गठबंधन में रहकर गलबात हुई रहेंगे, आपके गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? क्या सरकार आपके गठबंधन के बिना नहीं बनेगी? जी, मैं तो पंडित नहीं, आई एम नॉट समबडी हु कैन प्रेडिक्ट। इतना है कि हमारी पार्टी ने वी हैव। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रूस यूक्रेन के मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। नकवी ने कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। देखो, कुछ लोग जो है वो हर संवेदनशील मुद्दे पर सन की सियासत के सूरमा हैं, और जो लोग ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सन की सियासत के सूरमा हैं, वो हमेशा जो है वो किस तरह से भ्रम पैदा हो, किस तरह से इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, इसकी कोशिश करते रहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुखद बात है। अगर उनको इस बात का एहसास नहीं है कि आज भारत के सामर्थ्य और नेतृत्व के संकल्प का परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है, और ये भारत के सामर्थ्य की बात है और नेतृत्व के संकल्प की बात है, मोदी जी के संकल्प की बात है। आप जो है वो उस पर लंतरानी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अपर स्टोरी उनकी जो है वो उस पर तो टोपी लगा रखी है उस पर, तो उसमें दिक्कत ये हो गई है कि वो लाल टोपी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है वो हवा, तो इसलिए जो है वो उल्टी उल्टी बहकी बहकी बातें करते हैं। अरे भैया, ऑपरेशन गंगा जो है वो हमारे हज़ारों भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाने के संकल्प का नतीजा है, और उसके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। आपको उसको नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन गंगा इसलिए हो गया, फिर कभी जो है वो कुछ और बोल देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है वो जो लोग बिल्कुल राजनीतिक रूप से उसमें कूट के। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने रूस यूक्रेन संकट पर बोलते हुए कहा कि दोनों देशों को जंग खत्म करने के लिए सहयोग करना चाहिए। वहीं उन्होंने यूपी चुनाव पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मतदान का सफर आज खत्म हुआ, लेकिन महंगाई का नया सफर कल से शुरू होगा, जो बेहद खतरनाक है। डेवलपमेंट और इस जंग के ज़माने में चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि किसी भी तरह से इसको रोका जाना चाहिए। ये मुकम्मल जंगबंदी तो नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ जो जानी नुकसान हो रहा है सिविलियंस का ख़ास तौर पर, उसको रोकने के लिए ये मैं बहुत अहम कदम मानता हूँ, और इसमें दोनों ही मुल्कों को कोऑपरेट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बात की है, उनका फ़र्ज़ है, वो 2-3 बार शायद बात कर चुके हैं। और बुनियादी बात यह है कि जिन शहरों में अभी तक
हम किसी भी तरह से पहुंच नहीं पाए हैं या हम लोग उनको निकालने में नाकाम रहे। उनमें सबसे जो नंबर 1 पर है वो है सुमी नाम का जो शहर है। वहाँ बच्चे जो फंसे हुए हैं उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है, चूँकि ये बॉर्डर जहाँ से हम निकाल रहे हैं बच्चों को वो वहाँ से 1200-1400 किलोमीटर है, लेकिन रशियन बॉर्डर वहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर है। तो रशिया के कोऑपरेशन से उन बच्चों को बहुत आसानी से उस तरफ से निकाला जा सकता है। उनका अपना क्या कहना है मैं नहीं जानता और वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं। हमने बहुत पहले यानी 3 दिन पहले इस जंग के ये बात कही थी कि हमको इसमें पड़ने की बजाय कि किसकी तरफ हम जाएं किसकी तरफ ना जाएं या किसको फेवर करें या किसको फेवर ना करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी भी तरह से कोई रिस्क ना लेते हुए हिंदुस्तानियों को उसी वक्त निकालने की मुहिम शुरू कर देनी चाहिए थी, जो हमारी सरकार ने लेट शुरू की। और जाहिर है जब आप लेट शुरू करेंगे, एम्बेसी का स्टाफ भी वहाँ नहीं रहेगा, तो आप यूक्रेन के अंदर मदद कैसे करेंगे? ये शिकायत तो स्टूडेंट भी कर रहे हैं बाहर निकल करके। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमने एक मकसद के तहत इलेक्शन लड़ा है और वो मकसद था बुनियादी इश्यूज़ को आवाम के सामने लाना और उस पर चुनाव लड़ना। रिज़ल्ट क्या होगा मैं अभी इस पर कुछ कहने की बजाय आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि सफ़र जिसकी बात आप कर रहे हैं यह आज ख़त्म हो रहा है, लेकिन कल से एक सफ़र और शुरू होने वाला है जिसको पूरी जनता को, पूरे देश को जूझना पड़ेगा, और वो सफ़र है महंगाई का। कल से महंगाई और तेज़ी के साथ बढ़। बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस जो यूक्रेन मामले पर अच्छी बन रही है वो दरअसल खुद को राजनीति में अच्छा दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। When the Congress party expressed its support and it backed the government decision to abstain from the United Nations Security Council and General Assembly with regard to the Ukraine issue, we thought that the Congress party had mended its ways and trying to be positive in politics. But unfortunately, Mr. Rahul Gandhi's tweet with regard to the students and others who are being evacuated from the Ukraine cities and the students who are coming back expressing their happiness the way the government is dealing with things. The tweet which is misleading the nation and misleading the people is unfortunate. The students who are coming from Ukraine, the government of India has taken every possible step. Ministers have gone to other countries to receive them, to bring back them. Operation Ganga is successful. So far, thousands of students and people have been evacuated and brought back to their respective states in the country. So I think at this stage, Congress party politicizing the issue will demoralize and भारत सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। उन्होंने अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी, इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हमने ये तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। दरअसल कई दिनों से देश में मेडिकल की शिक्षा में लगने वाली फीस को कम करने की मांग चल रही थी। कुछ ही दिनों पहले ऐसा अंदाजा भी लगाया गया था कि फीस में कटौती का कदम जल्द ही उठाया जा सकता है। पीएम मोदी सोमवार को जन औषधि दिवस पर अपना संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह सूचना दी और कहा कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।